नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट है और मैं इसमें आपको पहला अध्याय पढ़ा रहा था। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इतिहास का अर्थ बताया था और मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि भूतकाल में मानव के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को वास्तविक रूप से जानना समझना इतिहास कहलाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास इतिहास जानने के साधन क्या क्या हैं, हम इतिहास लिखते कैसे हैं, भारत में इतिहास लिखने की परंपरा कैसी थी, भारतीय इतिहास और यूरोपीय इतिहासकारों में अंतर क्या था, भारतीय इतिहास के बारे में क्या सोचते थे, भारतीय ऋषि मुनि इतिहास के बारे में क्या सोचते थे, इतिहास लेखन की परंपरा भारत में कैसी थी। जब हम इतिहास के प्राचीन भारतीय स्रोतों के बारे में हम बात करते हैं तो भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें बहुत कम सामग्री प्राप्त होती है। जिन स्रोतों से हम इतिहास लेखन का काम करते हैं, दुर्भाग्य है कि प्राचीन भारत में हमें ऐसे बहुत कम स्रोत प्राप्त होते हैं जिससे कि हम भारत का इतिहास लिख सकें। भारत में ऐसे ग्रंथों का प्राय अभाव है जिन्हें हम आधुनिक भाषा में इतिहास कहते हैं। हमें ऐसे कोई ग्रंथ नहीं मिले हैं जिसको कि हम पूर्ण रूप से इतिहास की परिभाषा में रख सकें, जिसको हम पूर्ण रूप से आधुनिक भाषा में इतिहास कह सकें। ऐसा कोई ग्रंथ हमें प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं होता। हमारे यहाँ हेरोडोटस, थ्यूसिडाइस और लिबी जैसे इतिहासकार नहीं हुए हैं। यूनान में, यूरोप में, अरब में इतिहास लेखकों की एक लंबी परंपरा होती थी। वैसी परंपरा भारत में कभी मौजूद नहीं रही। इसी कारण पाश्चात्य इतिहासकार, पश्चिमी इतिहासकार हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था। यानी उनका ये आरोप है कि भारतीय इतिहास लिखना नहीं जानते। इतिहास जैसा जो सोच होना चाहिए वो भारतीय लोगों में नहीं है। लुईस डिकिंसन एक चिंतक हैं। उनका ये आरोप है कि हिंदू इतिहासकार थे ही नहीं, हिंदू इतिहासकार होते ही नहीं थे, हिंदू में कोई इतिहास लिखने जैसी कोई परंपरा ही नहीं थी। एक और यूरोपीय चिंतक है, पश्चिमी चिंतक है, विंडरनिस। उनका कहना है कि भारतीयों में मिथक, आख्यान और इतिहास में कभी भेद नहीं किया और भारत में इतिहास की रचना कभी काव्य रचना से ऊपर नहीं उठी। इनका ये मानना है या फिर उनकी इन पंक्तियों से मतलब कि वो कहते हैं भारत में इतिहास रचना कभी काव्य रचना से ऊपर नहीं उठ सकी। वो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को मात्र काव्य बताते हैं, वो उसको इतिहास नहीं बताते। यानी कि उनका जो इशारा है कि भारत में इतिहास रचना कभी काव्य से ऊपर नहीं उठ सकी, उनका मतलब यही है कि इतिहास जैसे ग्रंथ भारत में कभी नहीं लिखे गए। मैकडॉवेल एक और चिंतक हैं। उनके अनुसार भारतीय साहित्य का जो दुर्बल पक्ष है वो इतिहास है। यहाँ इतिहास का अस्तित्व ही नहीं था। यानी कि भारत में साहित्य तो बहुत है, परंतु उस साहित्य का सबसे निर्बल पक्ष वो मानते हैं। वो कहते हैं कि भारत में इतिहास नहीं है, उस साहित्य में इतिहास के लिए कोई स्थान नहीं है, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है। और वो इतना तक कहते हैं भारत में इतिहास का अस्तित्व ही नहीं था। 11वीं शताब्दी में एक लेखक अलबरूनी भारत में आया था। उसने भारत में स्थान स्थान पर यात्राएं की थीं और भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उसने अपने निष्कर्ष में लिखा था कि हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। घटनाओं के तिथि क्रमानुसार वर्णन करने में भी बड़ी लापरवाही बरतते हैं। अलबरूनी का ये आरोप है कि हमारे यहाँ तिथिक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता और जब तिथियों की बात होती है तो भारतीय उसमें बहुत बड़ी लापरवाही बरत लेते हैं। यानी कि उनमें एक वैज्ञानिक तिथिक्रम निर्धारित करने की परंपरा नहीं है। परंतु क्या ये जो पश्चिमी इतिहासकार, अरबी इतिहासकार जो आरोप लगाते हैं ये सच है? भारत इतिहास से परिचित नहीं था या भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी? तो आइए हम इस बात पर
गौर करें कि भारत में इतिहास लेखन आखिर था क्या, भारत में इतिहास लिखा कैसे जाता था। पश्चिमी जो विद्वान हैं उनके विचारों को पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता। हम यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था। भारतीयों ने इतिहास को उस दृष्टि से नहीं देखा जिस दृष्टि से यूरोप देखता था। भारतीयों ने इतिहास को उस दृष्टि से कभी नहीं देखा जिस दृष्टि से आज का इतिहासकार देखता है। भारतीयों की दृष्टि साम्राज्यों के उत्थान पतन में नहीं थी। भारतीय चिंतक इतिहास को साम्राज्यों के उत्थान पतन के रूप में नहीं देखते थे। उनके अनुसार इतिहास उन समस्त मूल्यों का संकलन था जिनके ऊपर मानव जीवन आधारित था। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि भारतीय दृष्टि में इतिहास राजाओं और रानियों की कथा नहीं थी, वो एक जीवन मूल्य था, जीवन मूल्यों का संकलन था, और वो ऐसे जीवन मूल्यों की बात करते थे जिससे कि जिनके ऊपर की मानव जीवन आधारित था, वो नैतिक मूल्यों की बात करते थे। किंतु ये भी मैं बात कहूँ कि भारतीयों का ये चिंतन मात्र दार्शनिक नहीं था। हमको बौद्ध जैन ग्रंथों में आचार्यों ऋषियों की वंशावली प्राप्त होती है। पुराण लेखनों जो लेखक हैं उसमें भी हमको भारत के इतिहास बुद्धि की उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में पुराणों में हमको इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना हमको प्राप्त होता है। परंतु साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि भारतीय इतिहास को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से यूरोप देखता है। भारतीय दृष्टि में इतिहास की वो परिभाषा नहीं है जिस परिभाषा को यूरोप मानता है। हिंसंग जो कि हर्ष के समय भारत आया था और भारत के बारे में उसने बहुत कुछ समझा था, देखा था, बहुत बड़ी भारत की उसने यात्रा की थी, स्थान स्थान पर घूमा था। वो लिखता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं को लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आने वाला ये चीनी यात्री भारत को बहुत अच्छी दृष्टि से देखता है और भारत के बारे में जो लिखता है, भारत के बारे में जो वो वर्णन करता है, उसमें वो उस बात का वर्णन करता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक राज्य में घटनाओं को लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। तो इसका मतलब ये भी है कि हर घटना का भारत में संकलन किया जाता था। ये बात दूसरी है कि वो संकलन हमको प्राप्त नहीं होता, और वो संकलन प्राप्त क्यों नहीं होता इसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। भारतीय लेखन कला से बहुत परिचित थे, भारतीय हर घटना का उल्लेख करते थे, हर राज्य में लेखक होते थे जो घटनाओं को लिपिबद्ध करते थे, परंतु ऐसे लिपिबद्ध ग्रंथ हमको बहुत कम प्राप्त हुए हैं और उनके प्राप्त न होने के भी कुछ कारण हमारे पास हैं। एक 12वीं शताब्दी के एक और इतिहासकार हैं कल्याण, जिन्होंने कि कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि भारतीय विलुप्त विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की आधुनिक विधियों से परिचित थे। यानी कि कल्याण के विवरण से या कल्याण ने जो लिखा है उससे तो ये मालूम पड़ता है कि भारतीय जो इतिहास हमें ज्ञात नहीं है, विलुप्त हुआ है, जो भूला हुआ है, उस इतिहास को पुनः जीवित करने की कला से वो अच्छी तरह परिचित थे। कल्याण लिखते हैं कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। कल्याण का कहना था कि इतिहासकार का धर्म मात्र ज्ञात घटनाओं में नई घटनाओं को जोड़ना नहीं था, अपितु सच्चा इतिहासकार प्राचीन अभिलेखों तथा सिक्कों का अध्ययन करके विलुप्त शासकों तथा उनकी विजयों को पुनः खोज करता है, उनकी विजयों की पुनः खोज करता है। यानी कल्याण इतिहास लेखन की परंपरा से परिचित थे, इतिहासकार के गुणों से वो परिचित थे, और इसीलिए वो कहते हैं कि इतिहासकार का धर्म मात्र ज्ञात घटनाओं में नई घटनाओं को जोड़ना नहीं होता। यानी कि जिन घटनाओं की हमें जानकारी है उसमें कोई नई घटना को जोड़ दिया वो इतिहासकार नहीं है, अभी तो सच्चा इतिहासकार वो होता है जो प्राचीन अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन करके जो विलुप्त इतिहास है, जिस इतिहास की हमें जानकारी नहीं है परंतु वो इतिहास है, उनको भी खोजता है, उनके बारे में भी जानकारी देता है।
तो कल्हण का ये जो कथन है वो इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव नहीं था, भारतीय इतिहास से परिचित थे, भारतीय इतिहास लिखना जानते थे। अब आइए हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास जानने के साधन क्या क्या थे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम भारतीय इतिहास जानने के साधनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला साधन है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या पुरातत्व संबंधी साधन, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य या साधन, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। हम इतिहास के साक्ष्यों को, इतिहास के स्रोतों को, इतिहास के प्रमाणों को 3 भागों में बांट सकते हैं: पुरातत्व संबंधी, साहित्यिक संबंधी, और जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं उनकी जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उनसे भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो मैंने आपको चार्ट बताया है उससे आप अच्छी तरह इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि इतिहास लेखन में पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं, साहित्यिक स्रोत क्या हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण क्या क्या होता है। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आते हैं? अवशेष आते हैं, औजार आते हैं, उपकरण आते हैं, फिर अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, स्मारक आ जाते हैं, भवन आ जाते हैं और मूर्तियाँ आ जाती हैं। जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें हमको धार्मिक साहित्य आ जाता है, वैदिक साहित्य आ जाता है, जैन साहित्य आ जाता है, बौद्ध साहित्य आ जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य आ जाता है, नीति शास्त्र आ जाता है, नाटक आ जाते हैं, काव्य आ जाता है, चरित्र कथाएँ आ जाती हैं, राजनीति शास्त्र आ जाता है, कोश आ जाता है और अन्य तरह के साहित्य आ जाते हैं। और विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, जो विदेशी भारत में आए थे उन्होंने भी भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। वो अब विदेशी भी अलग अलग देशों से आए थे। हमारे यहाँ यूनानी आए थे, हमारे यहाँ चीनी आए थे, हमारे यहाँ मुस्लिम लेखक आए थे और हमारे यहाँ तिब्बती लेखक आए थे। इन सब ने, यूनानी लेखकों ने, चीनी यात्रियों ने, मुस्लिम लेखकों ने और तिब्बती लेखकों ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और इन विदेशी साहित्य से भी तत्कालीन भारत के बारे में हमको बहुत प्रचुर मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है। तो इस माध्यम से हम इन तीनों माध्यम से हम पुरातत्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राचीन भारत के विलुप्त स्रोतों, जो विलुप्त इतिहास है उसकी हम जानकारी प्राप्त हम करते हैं। अगली जो वीडियो है उसमें आपको इन्हीं का और विस्तार से आपको वर्णन करूंगा और ये तब मैं आपको बताऊंगा कि पुरातत्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से और विदेशी यात्रियों के विवरण से इतिहास लेखन का काम कैसे होता था और किस प्रकार इनसे इतिहास लिखा जाता था। धन्यवाद।